इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर 2019 जो कि फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का है, इसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट का एक हिस्सा यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद जिसका सेकंड सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी, इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने हल करने हैं, लेकिन आपने इन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कितने हल करने हैं? 7 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। और ये जो सवाल तमाम दिए गए हैं ये तमाम आपके सिलेबस के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 से लिए गए हैं। और वैसे तो इसके अंदर आपने 7 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 10 के 10 सवाल हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, जो पहला पार्ट है इससे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, कि आपने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के दरमियान में 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। पहला डिफरेंस ये आता है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है ये डाटा सेंड करती है फ्रेम की फॉर्म में। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सेंड्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, वेयर एज जबकि एसिंक्रोनस जो होती है वो सेंड्स 1 कैरेक्टर 1 बाइट एट अ टाइम, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है वो 1 कैरेक्टर या 1 बाइट एक वक्त में ट्रांसफर करती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज फास्टर देन एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस की ट्रांसमिशन स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है एसिंक्रोनस से। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि एसिंक्रोनस यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, वेयर एज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्टार्ट्स विद सीक्वेंस ऑफ बिट्स। जो एसिंक्रोनस है वो क्या करती है? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का इस्तेमाल करती है, जबकि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ बिट्स एक साथ ही ट्रेवल होती हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस हमने सामने इसके अंदर आपने लिखना है 1 बाय 1। 3 डिफरेंसेस मांगे थे तो हमने तीनों ही लिखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट इज गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, इसकी 2 एग्जांपल्स हमने देनी है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि गाइडेड मीडिया जो है ये दरअसल एक फिजिकल मीडियम है। फिजिकल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आपने लाजमी ऐड करना है। द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। ये एक फिजिकल मीडियम है जिसके जरिए सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और इसे कहा जाता है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। इसकी क्योंकि 2 एग्जांपल्स मांगी हुई हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखेंगे। पहले एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी है कोएक्सियल केबल। इसके अलावा आप ऑप्टिकल फाइबर भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कि इसका जो साइज है वो रेंज करता है 5 टू 50 किलोमीटर, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क साइज जनरली रेंजेस फ्रॉम 5 टू 50 किलोमीटर। ये इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी ये है अ मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज आइदर ओन्ड बाय अ यूजर ग्रुप or by a network provider who sells service to users rather than a single organization as in LAN। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है पूरे नेटवर्क को, लेकिन मेट्रोपॉलिटन में ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ग्रुप होता है यूजर्स का जो कि उस पूरे नेटवर्क को ओन करता है, या नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जो है वो मैन का नेटवर्क पूरी सिटी में बिछा देती हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा है कि इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज, यानी पूरे एक सिटी में, एक पूरे रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके सर्वर्स, कंप्यूटर जो हैं, उन तमाम रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है और ये हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के आपने कोई से 3 फायदे बताने हैं।
तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। वायरलेस नेटवर्क का पहला फायदा ये हो सकता है कि यूजर्स कैन मूव अराउंड फ्रीली विद इन द एरिया ऑफ द नेटवर्क विद देयर लैपटॉप्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस एंड गेट एन इंटरनेट कनेक्शन। कि जो भी यूजर्स वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं उस एरिया, उस नेटवर्क का जो एरिया है, अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस से और इंटरनेट के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि वायरलेस नेटवर्क जो होता है can sometimes handle a large number of users because they are not limited by a specific number of connection port. वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एज सच हमें पोर्ट्स पे वायर्स के जरिए कनेक्ट नहीं होना पड़ता, इसलिए इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, इसमें नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं। तीसरा फायदा यह है कि इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू सोशल मीडिया इज मेड मच ईजियर। यानी हम कहीं पे भी मौजूद हैं, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड है हमारे मोबाइल फ़ोन में, और वहाँ पे हम सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर हमने उसी वक्त अपने कैमरे से ली और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। तो ये तमाम कमाल है वायरलेस नेटवर्क का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी क्या है? तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है ये दरअसल एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जिस प्रोटोकॉल पे काम करती है वो है IEEE 802.16। अगर हम इसे रीड करें, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इज अ वायरलेस ब्रॉडबैंड communication technology based around the IEEE 802.16 standard, providing high speed data over a wide area, जो कि high speed data provide करती है किसी भी wide area में। WiMAX is a telecommunication and mobile technology used for broadcasting of wireless data by the use of number of transmission method। मुख्तलिफ ट्रांसमिशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए WiMAX एक टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है वायरलेस डाटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। WiMAX स्टैंड्स फॉर, WiMAX का क्या मतलब है यहाँ पे? वर्ल्ड वाइड, यानी W से मुराद वर्ल्ड, उसके बाद वाइड, I से मुराद इंटर ऑपरेटेबिलिटी, फॉर M से मुराद माइक्रोवेव, A से मुराद एक्सेस है, ऑफरिंग इंटरनेट एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें पूछा गया है गिव एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ओवर DBMS। आपने क्या करना है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं DBMS के ऊपर। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। पहला है कि जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो है कि इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डाटा इज इनकंसिस्टेंट, whereas in DBMS data remain consistent। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा सारा डाटा इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि साथ साथ अपडेट नहीं होता रहता, जबकि DBMS में हमारा डाटा कंसिस्टेंट रहता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डाटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम्स, whereas in DBMS डाटा इज इंडिपेंडेंट। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर, जबकि DBMS में डाटा हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा नुकसान, डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द सेम इंफॉर्मेशन में बी डुप्लीकेटेड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड डाटा रिटेंडेंसी, जबकि DBMS में ऐसा नहीं होता। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये सवाल पूछा गया है कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू नॉर्मलाइज अ रिलेशनल डेटाबेस। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जो कि डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है डेटाबेस में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है, दैट अ डेटाबेस इज़ नॉर्मलाइज टू मिनिमाइज रिटेंडेंसी, ताकि हमारे रिलेशनल डेटाबेस में रिटेंडेंसी को कम से कम किया जा सके, एंड टू इंश्योर ओनली रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सिर्फ रिलेटेड डाटा ही स्टोर रहेगा हर टेबल में। इट आल्सो प्रिवेंट्स एनी इश्यूज
stemming from database modification such as insertion, deletion and updates। और इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है, हिफाजत करता है इस तरह के तमाम मिसाइल जो कि डेटाबेस की मॉडिफिकेशन से आते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट्स के ज़रिए। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के बीच में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के बीच में क्या फ़र्क है, सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि cardinality refers to the maximum number of times an instance in one entity can be associated with instances in the related entity। दो entities की relationship में cardinality refer करती है maximum number of time, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक entity दूसरी entity के साथ कितनी दफ़ा associate हो सकती है, यानी इसमें maximum का word बड़ा important है। जबकि modality जो है refers to the minimum number of times, कम से कम वक्तों में an instance in one entity can be associated with an instance in the related entity, यानी कि दोनों entities के relationship में कम से कम एक entity दूसरी entity के साथ कितना relate कर पाती है, इस चीज़ को जाना जाता है modality में। तो ये फ़र्क है cardinality में और modality में। तो इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिपोर्ट्स इन एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस में रिपोर्ट्स यूज करने के 3 फायदे बताएं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। तो पहला एडवांटेज ये है कि रिपोर्ट्स ऑफर अ वे टू व्यू, फॉर्मेट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। रिपोर्ट्स के ज़रिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से व्यू किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है और स्पेसिफिक समराइज इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक तो इसका ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि रिपोर्ट्स इन एक्सेस कैन बी मच ईजियर टू क्रिएट। एक्सेस में रिपोर्ट्स क्रिएट करना काफ़ी आसान है, टाइम भी कम लगता है इसमें, सेविंग टाइम फॉर मोर यूजफुल टास्क। और क्रिएटिंग रिपोर्ट्स क्रिएटेड इन प्रोग्राम सच एज एक्सेल, एक्सेल में रिपोर्ट्स क्रिएट करना कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी शीट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती, जबकि रिपोर्ट्स के पीछे बहुत सारे टेबल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तीसरा इसका जो दो एडवांटेजेस पढ़ लिए, तीसरा जो इसका एडवांटेज ये है कि हाइपर लिंकिंग विद इन द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर आप हाइपर लिंक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये इसका काफ़ी बड़ा और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है रिपोर्ट्स का। तो ये 3 फ़ायदे हमने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो था 2019 का जो पेपर है, इसके 1 से लेकर 10 तक तमाम पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा यानी सेक्शन डी जो है उसको सॉल्व करेंगे।